हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। महंगी शादियां करना कोई अचीवमेंट नहीं है और ये है ऑनेस्टली सेइंग। तो गाइस 2020 में इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच में एक बड़ा ही भीषण जंग छिड़ी। यह जंग इस चीज को लेके थी कि कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म रेडियो कर्मी कचरे की तरह यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट की तरह एक जानलेवा शो बना सकता है। तो जंग छिड़ी और सारे के सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म इसमें कूद मरे। तो नेटफ्लिक्स ने जंग में फेंका अपना पहला बम, जिसका नाम था मिसेस सीरियल किलर। इसी के रिस्पॉन्स में ऑल्ट बालाजी ने चलाई 9mm की छोटी छोटी गोलियां, जिसका नाम था गंदी बात। बट उसके बाद टाइम आया टू ड्रॉप द एटॉम बॉम्ब, और ये एटॉम बॉम्ब फेंका Amazon प्राइम ने, और इस एटॉम बम का नाम था 4 More Shots। तो भैया 4 More Shots का जानलेवा विस्फोट होने के बाद सारे के सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने हथियार डाल दिए, कहा भैया इससे ज्यादा रेडियो धर्मी कचरा यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, हम बना ही नहीं सकते। ये इतना ज्यादा जानलेवा था 4 More Shots का धमाका कि कुछ लोगों ने इसके बाद ऑडियंस ने रिपोर्ट किया कि भैया उनकी किडनी पैनक्रियास की जगह लग गई है, पैनक्रियास की जगह ईसोफेगस आ गया है। बहुत सारे लोगों ने यह भी रिपोर्ट किया कि उनके वर्टिब्रल कॉलम चटक गए हैं, और अब नई जनरेशन रिपोर्ट कर रही है कंप्लीट CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज। बट लीस्ट डिड वी नो, जब Amazon प्राइम अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा था तभी ये वॉर बन गया कोल्ड वॉर, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ये डिफीट ले ली पर्सनली, और फिर उन्होंने एक टीम बनाई एक्सट्रीमली पागल साइंटिस्टों की और उनको एक बंकर में ठूस दिया। इनको बोला कि बेटा जो करना है करो, पर एक ऐसा वाहियात बेसिर पैर और निकम्मा शो बनाओ कि भैया जैसे ही वो रिलीज हो, जैसे ही वो स्क्रीन पे आए, ऑडियंस के हो जाए टट्टे शॉट। तो भैया लालू यादव के चारे घोटाले जैसे इस शो में हैं ऐसे गोरे जिनको लगता है कमिंग टू इंडिया इज अ सेंसरी ओवरलोड। If people think coming to India is sensory overload, they obviously weren't invited to Nikita's wedding. Confused, frustrated and helpless elders. They told us that they are going to get married, so there have been a lot of discussions and heated ones at that also. और बरगेंडी कलर के बालों वाले लॉन्डो की तरह अटेंशन सीख करते हुए कुछ ऐसे कपल्स जो IQ पर इतने लो हैं और इतना हार्ड ट्राई कर रहे हैं वोक होने का कि उनको देखने के बाद आपको अच्छी तरह रियलाइज हो जाएगा कि कुछ लोगों पर पढ़ाई लिखाई का भी कोई असर नहीं होता। But also celebrating us. Yeah. I'm excited about that. तो लक्कड़ बग्गे के संभोग जैसे इस शो के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं। पूरा का पूरा शो क्रॉनिकल करता है अराउंड द वेडिंग ऑफ 6 कपल्स, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ द कपल्स कम फ्रॉम वेरी वेल्दी इंडियन फैमिलीज और वेरी वेल्दी NRI फैमिलीज। और इन्हीं में से कुछ चुनिंदा कपल्स इतने ज्यादा अनोइंग हैं कि थ्रू आउट द शो वो इतना हार्ड ट्राई कर रहे हैं वोक बनने का, सूडो फेमिनिस्ट बनने का, कि भैया दे मेक द कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग दिस शो एब्सोल्युटली ट्रैश। तो पहला अनोइंग एंड पेनफुली वोक कपल है अमन और दिव्या का। तो इन दोनों का शादी का सेटअप देख के, पूरा एपिसोड देख के मुझे दो चीजें बड़ी क्लियरली समझ आई। नंबर 1, देयर इज नो वे इन हेल दे कैन एवर पे फॉर वेडिंग दिस लैविश फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स। एंड सेकंड थिंग इज द फैक्ट कि इन दोनों ने साथ मिलकर इतना हार्ड ट्राई किया है वोक और कूल लगने का अपने गोरे दोस्तों के सामने बाय डिचिंग कंप्लीटली हार्मलेस एंड सेलिब्रेटरी इंडियन वेडिंग ट्रेडिशंस। और वही द आयरनी इज कि वही ट्रेडिशन देखने इनके गोरे दोस्त अपने डॉलर कटा के, टिकटें कटा के अमेरिका से यहां आए थे और वही नहीं मिला उनको। तो भैया नटवरलाल अमन जी का जो मास्टर प्लान था ट्रेडिशंस को ब्रेकेट करने के लिए, उसका पहला स्टेप था मंडप को उठा के स्विमिंग पूल के बीच में लगाने का। The mandap's not a traditional mandap where there's no like 4-pillared column thing. They're like we just want to be surrounded with friends and family in the middle of our infinity pool, which is a big challenge for me. अरे नटवरलाल अमन, इसको ट्रेडिशन ब्रेक करना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पैसा बोरिया भर भर के है, बहुत ज्यादा पैसा है, इसमें आग लगाएं या फिर स्विमिंग पूल के बीचों बीच मंडप लगवाएं। फिर अमन और दिव्या का ट्रेडिशन को ब्रेकेट करने का प्लान आगे बढ़ता है, और ये दोनों बैठ के सोच विचार करते हैं कि भैया अब डोनाल्ड, सूजी और डैनियल को इंप्रेस करने के लिए क्या करें, कैसे दिखे हम और वोक। और कुछ पूरे 3-4 मिनट सोचने के बाद, अच्छी तरह दिमाग लड़ाने के बाद, इन दोनों को आइडिया आता है मेहंदी कैंसिल कर देते हैं। Divya is not putting mehendi, I'm not putting mehendi. So the whole concept became a farmer's market then, because it's not that traditional thing anymore. तो बेसिकली पेनफुली वोक लगने के लिए ये लोग भैया मेहंदी को डिच कर देते हैं, लेकिन उस मेहंदी में भी कोने में एक मेहंदी वाला बैठा होता है, क्योंकि वो गोरे जो इनके आए हैं वो चूतिए तो है नहीं, उनको तो मेहंदी लगवानी है। वो लोग तो यही देखते आए हैं पिक्चरों में कि भाई मेहंदी लगेगी इसलिए जा रहे हैं। We have mehendi for the guests and everybody, but as the DK is not applying, Aman doesn't like it, and I'm okay. तो फार्मर्स मार्केट को भी फार्मर्स मार्केट बोला गया, क्योंकि यहाँ पे उसको फार्मर्स मार्केट बोला जाता है और हिंदी में उसको बोला जाता है सब्जी मंडी। लेकिन ये उनको सब्जी मंडी नहीं बोलेंगे ना, बिकॉज़ कूल भी तो दिखना है। और हाँ, साथ ही साथ अमन जी ना बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली बातें भी करते हैं। ये काफी ज्यादा कंसर्न है अबाउट द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ 25,000 फूल। 25,000 2 फुट की टहनियां चाहिए, जिसके एंड पे मस्टर्ड फ्लावर लगा होना चाहिए। Transporting flowers, the carbon footprint of that is huge. अरे नटवरलाल अमन भाई, वो जो तूने लास्ट में पटाखे फोड़े हैं उसका कार्बन प्रिंट का क्या?
और साथ ही साथ जो 1500-2000 गेस्ट तूने बुला लिए हैं, वो जो 3 दिन चढ़ाई करेंगे पूरे के पूरे शहर पे, उसका कार्बन फुटप्रिंट तो मेरे ख्याल कुछ ज्यादा होगा नहीं, राइट? हाँ, ओके। तो भैया कॉमन सेंस और कॉमन लॉजिक को तो ये दोनों मियां बीबी KFC का जिंगर बर्गर बना के तब गपागप खा जाते हैं जब पता लगता है कि ये ना संगीत भी कैंसिल कराने वाले थे। मतलब संगीत नहीं होगा, जस्ट टू लुक कूल बिफोर टॉम एंड डैनियल, हम संगीत नहीं कराएंगे। बट लड़के की मां कहती है कि बेटा मेरे को तो शादी में डांस करना है, तो तू संगीत रखवा। तो ये जीनियस क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वो रखवाया जाता है सेगमेंट जहां पर घर की औरतों के लिए डांस होगा, बस मेल्स वहां डांस नहीं करेंगे। Then we moved on to the Sangeet. Oh, there's someone usually performing, and then the family performs. Okay, but then do we want family performances? At the same time, my mom, she loves to dance, so we decided for the moms we'll do a little bit. अरे नटवर लाल, अमन अपने चाचे का तो सोच लेता, वो 3 पैग लगा के बैठा है वहां पे ब्लैक लेबल के छम्मा छम्मा का रिहर्सल करके आया था, अब तू उसको नाचने नहीं दे रहा संगीत में। और दिव्या और अमन के परेशान रिश्तेदारों का कुछ ये कहना है। और जो शादी होने जा रही है वो मेरे हिसाब से हमारा पूरे खानदान में कभी ऐसी शादी नहीं हुई होगी। मतलब इतना लगन से, इतनी मेहनत से ये शादी हो रही है। ये तो एक एक फूड को टेस्ट कर रहे हैं। अरे चाचा, आप लोगों के घर में अभी तक ऐसी शादी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि आप लोग नॉर्मल थे। ये समझो कि ये लोग एक सिंगल सेल्ड वोक ऑर्गेनिज्म हैं। इनका काम है वोक, स्लीप, wake up, spend mummy papa money, repeat. So after spending crores and crores on a 3-day event and impressing over 1500 people by serving them 217 different types of shahi paneer, Divya says, In the recent years, weddings have been more like a showbiz. And we wanted to steer away from that. अरे इस मूर्ख को कोई समझाता क्यों नहीं है कि जितना पैसा इसके पापा ने शादी पे खर्च कर दिया उतने में राजकुमार राव की 3 फिल्में बन जाती हैं आजकल। नेक्स्ट वो कपल है निकिता और मुकुंद का, जो बेसिकली हैं क्लूलेस एनआरआईज, और इनका यार वो चुतियापे के पुलाव खत्म नहीं होते कि बेंचो इंडिया में हमने इसलिए शादी करी क्योंकि इट्स वेरी स्पिरिचुअल। Doing it back in the homeland, there's a certain spiritual feeling you get. I have my grandmother left in Chennai, and what happens one day when my grandparents are just gone? Then what's my connection here? No, Nikita, you did not choose to get married in India because of the spirituality or being closer to your grandmother. You basically chose it because डॉलर पावर। तुम अमेरिका में डॉलरों में कमा रहे हो और यहाँ पे उनको दबा के पैसों में खर्च रहे हो, रुपयों में खर्च रहे हो। यही चीज अगर तुम्हें अमेरिका में करनी होती ना तो तुम्हें एक बैंक्वेट बुक कराते, 10 लोगों को बुलाते और खत्म हो जाता है काम। वेडिंग ऑर्गेनाइजर निकिता की माइक्रो मैनेजमेंट से और हर चीज में उंगली करने से इतने ज्यादा परेशान है कि उसकी शक्ल ही बयान कर देती है उस बेचारे का दुख। So the final menus I sent, that's exactly what I wanted. The confusing part here is जो एनआरआई कपल है उसको सब कुछ इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से करना है, फेरे भी करने, कन्यादान भी करना है, मेहंदी भी करनी है, संगीत भी करना है, सब कुछ करना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो अमन और दिव्या थे जो यहीं पे पले बड़े हैं, 4-5 साल बाहर काटा है तो उनको सोचते हैं वो अंग्रेज हो गए हैं, उनको कुछ भी नहीं करना है। I'm confused. The third couple is that of Pallavi and Rajat, and by God, the woman in this couple, Pallavi, is so damn irritating and annoying. I can probably make a different episode on her, but I'll try to keep it under like 1.5 minutes in this one. तो पल्लवी को हर कोई ब्राइडजिला बोलता है और उसको ये बात पता है और उसको लगता है कि ये कॉनोटेशन बहुत ज्यादा सैड है। Who is a bridezilla? A bridezilla is a hyper person who wants her wedding to be done her way. Like, look at the connotation to it. That is so sad. बट जब आप एपिसोड देखोगे ये वाला, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि पल्लवी को लोग ब्राइडजिला क्यों बोलते हैं। इन मोहतरमा ने हर किसी को परेशान कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इनकी अपनी मम्मी दुखी है कि भैया ये कोई काम मुझे करने नहीं देती, जो भी मैं कुछ करने जाती हूँ मुझे परेशान कर देती है, रोक देती है। इनफैक्ट वो एक कुछ गानों पर, सिलेक्टेड गानों पर संगीत पर डांस करना चाहती थी, वो भी नहीं करने दिया, गाना भी खुद चूज करके दिया, साथ ही साथ गाने के साथ ही उनके स्टेप्स भी वही करवाए जो वो खुद करवाना चाहती थी। मैं भी एक स्पेक्टेटर हूँ, मैं भी एक गेस्ट की तरह जाऊंगी उस शादी में। सब कुछ ये खुद ही कर रही है। डांस नंबर्स आल्सो शी सेलेक्टेड। इफ आई एम टेलिंग हर मैं इस पे नहीं डांस करूंगी, नहीं तो तुम इसी पे करो। नाउ आई नो द स्टेप्स व्हिच आई वांट टू डू, बट एनीवे आई एम गिविंग इन। अपनी मम्मी को परेशान करने के बाद ये परेशान करने चली जाती है डेकोरेशन वाले को। वो बेचारा अपना काम कर रहा होता है, वहां जाके जबरदस्ती स्टूडियो वोक बनना है कि भैया प्लास्टिक मत यूज करो। टू विच वो कहता है अरे मैडम क्या पागल हो गई हो, इतने सारे क्या कहां से ऑर्गेनिक चीजों से उगाऊं मैं, प्लास्टिक तो लगेगा ही ना शादी में, ये पॉसिबल नहीं है। नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक। ठीक है, बट आप रीयूज करोगे? नहीं तो फिर नहीं मत लगाओ प्लीज, सारे जानवर मर जाएंगे। पागल है ये, क्या इसकी शादी में लगा हुआ उतरा हुआ किसी और की शादी में लगाऊंगा मैं? दिस इज कॉल्ड annoying micromanagement which pisses people off. Then Pallavi demands for a pandit who speaks in English. Pallavi wanted a very specific kind of panditji wherein, you know, they should be able to speak in English and they should have an equal view of a man and woman. तो बेसिकली तुम्हारे हिसाब से तुमने जनरलाइज कर दिया कि अगर एक पंडित जी हिंदी में बोलते होंगे तो वो मर्द और औरत को बराबर नजर से नहीं देखते। That's what you trying to imply है। पल्लवी जी की डिमांड फिर से बदल जाती है, अब उनको चाहिए एक फीमेल पंडिताइन, जो बिल्कुल सही है। Go ahead, do this, it is a very good thing to do. But then again वो इसको बैकअप करती है by saying कि मेरे को ना भैया ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जो बिल्कुल इक्वल हो आदमी और औरत के लिए। I would only want to do rituals that promote love
and equality. So पल्लवी, अगर लॉजिकली इक्वालिटी की बात करी जाए और अगर आप उसको लेके इतनी ही ज्यादा आर्डेंट हैं तो एक काम करो, 2 पंडित रखो जो कोई नहीं रखता, एक मेल हो एक फीमेल हो, बट देन अगेन आपको वो दोनों रखने चाहिए क्योंकि तुम इतना ज्यादा बाहर इक्वालिटी का मैसेज भेजना चाह रही हो, देन मेक श्योर दैट यू डू इट द राइट वे। एक चीज जो मुझे पल्लवी और रजत वाले एपिसोड की अच्छी लगी वो ये था कि रजत वॉज वेरी एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि उसकी बीवी उससे ज्यादा पैसा कमाती है, और दिस इज समथिंग दैट एवरी मैन शुड लर्न फ्रॉम। हर किसी को ये होना चाहिए, अगर तुम्हारी बीवी या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें ज्यादा पैसा कमाती है तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम नीचे हो और वो ऊपर है। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी इन देयर एपिसोड। शी इज अर्निंग अ लॉट मोर देन आई डू एंड फॉर दैट I don't have a problem. So next couple है एमी और नितिन का, एंड hands down एमी is the most irritating person in the entire series। और ये खाली मैं ही नहीं कह रहा, ये जिन लोगों ने शादी ऑर्गेनाइज करी है, वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स, उनका भी यही कहना है। She will not talk to you if you don't send her like a document Excel sheet. I'm not wearing dresses that I like because they were rejected by me. यहाँ पे भी कूल और सूडो वोक लगने के लिए एमी और नितिन ने डिसाइड किया कि भैया कोई पंडित नहीं होगा, हम फेरे नहीं लेंगे। No priest, no pandit, no one, just the two of them who are going to exchange their vows. सेंसलेसनेस की सारी सीमाएं तो वहां पार हो जाती हैं भैया जब एमी के हस्बैंड नितिन जी ये कहते हैं कि मेरी बीवी ने, एमी ने यानी, एक पूरा का पूरा फीमेल क्रू असेंबल किया है शादी की देखरेख करने के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट देन नितिन सेज कि अगर मेरी बीवी को मौका मिले, उसके सामने 2 टैलेंटेड लोग खड़े हैं, एक औरत है और एक आदमी है, दोनों के टैलेंट मैच करते हैं, तो एमी प्रेफर करेगी औरत के साथ काम करना क्योंकि उसका कंफर्ट लेवल वहां ज्यादा है। If it's a tie between everything, then she would probably work with women because she's far more comfortable working with women. अब इस सिनेरियो में एक सिंपल सी बात सोचो, एमी की जगह एक आदमी को लगा दो जिसके सामने 2 टैलेंटेड लोग खड़े हैं, एक औरत है एक आदमी है, दोनों के टैलेंट मैच करते हैं, बट वो आदमी एक आदमी को पिक कर लेता है और ये कहता है कि भैया क्योंकि मेरा रैपोर्ट, मेरा कंफर्ट लेवल आदमी के साथ ज्यादा है, तो कितना बवाल मचेगा इनइक्वालिटी को लेके। तो बेसिकली मेरा आर्गुमेंट यही है, इफ यू आर सो आर्डेंट अबाउट इक्वालिटी, एक्ट लाइक इट। सूडो फेमिनिस्ट मत बनो, जबरदस्ती तुम्हें इक्वालिटी भी चाहिए पर तुम्हें ऑल फीमेल क्रू भी चाहिए, वेयर इज द इक्वालिटी इन दैट। एक चीज और जो तीनों एपिसोड में बहुत कॉमन है वो ये है, और आप भी नोटिस करोगे कि कुछ कपल्स ने दे हैव लिटरली डन अवे विद कन्यादान बिकॉज द विमेन डू नॉट वॉन्ट। यहां पे समझने वाली बात यह है कि कन्यादान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज बिकम अ वेरी मिसअंडरस्टूड रिचुअल। वो कैसे? वो ऐसे कि जब ये शुरू हुआ था रिचुअल हजारों साल पहले हमारे देश में, तब इसकी कॉनोटेशंस बहुत अलग थी। तब रीजन जो दिए जाते थे ये करने के लिए वो बहुत गलत थे, बहुत ही ज्यादा मलाइन रीजंस थे कि बोला जाता था कि भैया हमारे कंधों पे बोझ है, आप ले जाओ इसको। दोज वर द रीजंस बैक देन। ओवर टाइम कन्यादान एक रिचुअल से इवॉल्व होकर ज्यादा से ज्यादा एक फीलिंग बन गया, स्पेशली टियर 1 सिटीज में। और जो ऐसे परिवार इस शो के अंदर दिखाए हैं उन परिवारों में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बाप, भाई या माँ अपनी लड़की को देखती होगी ऐसे कि भैया ये बोझ है। लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों और लड़के को ये कह रहे हैं कि हमने इसको प्यार से रखा, शी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड आवर लाइफ। अब वो तुम्हारे लाइफ का और तुम्हारी फैमिली का एक इंटेग्रल पार्ट बन गई है, तुम भी उसको उतनी ही खुशी से रखना, विच इज एब्सोल्युटली राइट। आई डोंट थिंक सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट। एंड दिस थिंग इज कि लड़के वालों को भी सेम चीज रेसिप्रोकेट करनी चाहिए जो एक कपल ने किया भी। तो कन्यादान का एक्चुअली ब्लैंकेट मीनिंग ये नहीं है कि भैया हम अपने सर से बोझ हटा रहे हैं, एटलीस्ट आज के एरा में तो नहीं है। सो कमिंग टू द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो, इट वाज द 3rd एपिसोड। अब इस एपिसोड में 2 मैरिजेस दिखाई गई हैं। एक है गे मैरिज डैनियल और टायरॉन में, और इतनी होलसम है वो पूरा का पूरा मैरिज, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको देख के भी अच्छा लगेगा। काफी सारे रीजन है उसके पीछे। पहला ये है कि whenever you see a same-sex couple struggle all these years and then get accepted by the society, by the government, it just brings joy to you। और यहाँ पे भी यही होता है। इन दोनों ने जर्मनी में पहले शादी कर रखी थी, बट इंडियन लॉ के हिसाब से इन्होंने अब यहाँ पे आके शादी करी है। इनके परिवार वाले भी खुश थे, सब कुछ खुश थे, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये थी कि भैया इन लोगों ने कुछ फालतू की वेडिंग नहीं करी। पता लगे किले बुक करा लिए, फोर्ट बुक करा लिए, भैया महाराजा का पैलेस बुक करा लिया, लाखों रुपए खर्च दिया, नहीं। जबकि बोथ ऑफ देम आर वेरी वेल अर्निंग और वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। तीसरे एपिसोड में दूसरी शादी होती है आदित्य और गेती की, विच अगेन आई लव्ड बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट कि उन्होंने बहुत सटल रखी हर चीज। नो मैटर कि वो एक सेमी रॉयल्टी फैमिली से आते हैं, बट स्टिल उन्होंने हर चीज बहुत सटल रखी। ऐसी वेडिंग प्लान करी, ऐसा वेडिंग था सब कुछ, और सारे के सारे उनका जितने भी रीति रिवाज थे उन्होंने बहुत ही सटल तरीके से करे। कन्यादान उन्होंने भी नहीं करा, विच इज कंप्लीटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट देन अगेन दे केप्ट इट वेरी सटल एंड वेरी रिलेटेबल। तो भैया ऑल इन ऑल इट्स अ ट्रेन रैक ऑफ अ शो। बहुत ही गधा और बहुत ही बेवकूफाना ये शो है। एटलीस्ट पहले 2 एपिसोड तो है ही, लास्ट का एक एपिसोड देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। और मेरे हिसाब से इसको छोड़ो, मैं आपको जो 5 रिकमेंडेशंस दे रहा हूं वो देखो। पहली है ज़ोडिएक, दूसरा है वन पंच मैन, तीसरा है द म्यूल, चौथी है द हेटफुल 8 और 5वीं है देवडी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं चला तब तक अपने ट्रेडिशन को ब्रेक इट करने।